हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 10 का ग्रेविटेशन चैप्टर ले रहे थे। 2 वीडियोस ऑलरेडी हमने इस पे कर रखे हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो में हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, या फिर जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना, आपको भरपूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ने के पहले हमें समझ लेना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आपने रटा हुआ है, बराबर है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फिर जनरली एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है कि वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना। ठीक है, अभी न्यूटन्स का सेकंड लॉ देखो। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन्स का सेकंड लॉ हमें फोर्स का फॉर्मूला दे जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपने यूज किया होगा। वो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? अगर आपको याद है तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, फाइनल मोमेंटम होगा बॉडी का, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो बॉडी का कांस्टेंट रहता है, फाइनल मोमेंटम किससे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी से, माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट वर्ड जहां पे आता है वहां पे क्या हो जाता है? अपॉन टाइम आ जाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इतना भी बोला तो भी चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो ऊपर से v m कॉमन हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t। इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं? इसकी जगह पे एक्सेलरेशन डाल सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी एक बात समझ के लो कि द फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। न्यूटन का सेकंड लॉ और क्या बोलता है कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। इसका मतलब समझ लो कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। समझ के लो, एग्जांपल एक छोटा सा फुटबॉल है। फुटबॉल जो धीरे धीरे जा रहा है, ग्राउंड पे किसी ने उसको किक मार के रखी है और बॉल जो है वो धीरे धीरे जा रहा है। मतलब क्या है? उसका वेलोसिटी कम है, उसका वेलोसिटी कम है। और कोई दूसरा प्लेयर आया, उसने उस फुटबॉल पे और एक किक मार दी, मतलब उसने फुटबॉल पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो उस फुटबॉल की स्पीड अभी कम नहीं रहेगी, अब क्या हो जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पहले वेलोसिटी कम थी, बाद में वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज हुआ। वेलोसिटी में चेंज हुआ मतलब क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन पैदा हो गया। और एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा हुआ? किस वजह से प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन? क्योंकि उस फुटबॉल पे क्या बैठा था? किक बैठा था। बराबर है, किक बैठा था मतलब क्या हुआ था? उस फुटबॉल पे फोर्स लगा था। तो समझ लो, जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक, तो अभी हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें वर्ड क्या है? एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी देखो, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना पड़ेगा, जो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है। किसके फॉर्मूले से? न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से। ठीक है, देखो वो फॉर्मूला क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, सॉरी, न्यूटन का जो
ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक बॉडी है अर्थ, एक बॉडी है अर्थ, और अर्थ के ऊपर दूसरी कोई एक बॉडी है या फिर एक क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। अर्थ का मास हम अभी मान के चलेंगे कैपिटल एम, जहां जहां पे आपको कैपिटल एम दिखेगा वो रहेगा अर्थ का मास, ठीक है। और इस छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है इसके मास को हम मान लेते हैं स्मॉल एम, ठीक है। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर अर्थ इस ऑब्जेक्ट को क्या लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ठीक है। और हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने का प्रयास करती है, और टू बी मोर स्पेसिफिक अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करती है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। मान लो ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, तो इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो देखो इस बॉडी पे फिर इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और पहले जैसे बोला न्यूटन की सेकंड लॉ की वजह से कि कोई भी फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे लगता है तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अभी इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह कौन है, जिसकी वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? देखो शॉर्ट में बताता हूँ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उसका फॉर्मूला मालूम है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से इस बॉडी में फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, इसके लिए इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और किसकी वजह से फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ। तो इसकी वजह से हमने आगे लिख दिया कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी ध्यान में रखो। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the body or object due to the gravitational force on it by earth is called earth's gravitational acceleration। ठीक है, डेफिनेशन को ठीक से समझो। क्या है कि किसी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होना, एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना। किसकी वजह से प्रोड्यूस होना, फोर्स की वजह से। फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। ये सारी चीजें हमें डेफिनेशन में लिखना है, तो किसकी डेफिनेशन बनेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। इस पे क्या लग रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और किसकी वजह से कौन लगा रहा है, बाय अर्थ, is called as Earth's gravitational acceleration। ठीक है, तो अभी हमें स्केलर वेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना होगा। देखो फोर्स जो है उसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये लीनियर मोशन के लिए हमने पढ़ा है, ठीक है। फोर्स जो होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। उसमें फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। फोर्स के ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो, वेक्टर डिनोट कर लेते। मास जो होता है, मास कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लगता है, उसी तरह से है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी ठीक से समझो, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन सॉरी जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स। तो इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जी, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जी से, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है तो जी का यूनिट भी क्या होगा, जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। अभी हम निकालेंगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर उसको नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, इसके लिए हम अभी फॉर्मूला ढूंढेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या करेंगे, जो अर्थ कंसीडर करेंगे पहले तो, क्या करेंगे पहले तो अर्थ कंसीडर करेंगे। अर्थ का मास मान लेंगे कैपिटल एम और जो अर्थ की रेडियस है उसको मान लेंगे कैपिटल आर। अर्थ की जो रेडियस है उसको मान लेंगे कैपिटल आर, ठीक है। अर्थ स्फेरिकल शेप हम मानते हैं तो अर्थ का ये जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिस ऑब्जेक्ट का मास होगा स्मॉल है, ठीक है। ये अर्थ के लिए है, ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए। फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं सिंपल वाली। ये अर्थ है और अभी ऑब्जेक्ट इतना ऊपर नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अर्थ सरफेस पे है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर कितना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, अर्थ की रेडियस जितना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। देखो अभी क्या है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, अर्थ का मास m, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m into m and force is inversely proportional to the square of distance between them। ए ऑब्जेक्ट का सेंटर और अर्थ का सेंटर, डिस्टेंस हमेशा एक बॉडी का सेंटर टू दूसरी बॉडी का सेंटर उनमें गिनते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस 0 है, वैसा नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा दोनों बॉडीज का सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो गिनते हैं। तो ये बॉडी का सेंटर अपॉन अर्थ का सेंटर, उनमें का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी यूज करते हैं हम, m1 m2, m1 कौन है, अर्थ है, अर्थ का मास ए रहा, ऑब्जेक्ट का मास ए रहा, अपॉन ये हो गया न्यूटन लॉ के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अभी न्यूटन के ही लेकिन कौन से लॉ है, सेकंड लॉ है। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला। तो दोनों फोर्सेस तो सेम रहेंगे, तो हम क्या कर देंगे, हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड mg इज इक्वल टू जी mm अपॉन आर स्क्वायर। दोनों साइड का देखो छोटा m कट हो जाएगा, देयरफॉर g क्या आएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में टर्म समझ लो, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैपिटल G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में शायद नहीं देंगे, ठीक है। कैपिटल M होता है मास ऑफ द अर्थ, उसका वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए।
और आर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसका भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन नहीं, केजी नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, देखो क्या हो जाता है, जी का वैल्यू जब निकालेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आता है, सॉरी पर केजी स्क्वायर। उसके बाद में जो मास होता है अर्थ का, वो होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है, और अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। किलोमीटर का मीटर में करेंगे तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ठीक से इसको लिखेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। पॉइंट में अगर ले आएंगे 1 2 3, इधर अगर पॉइंट लेके आएंगे तो 10 की पावर 3 से हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये सारी अगर वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r का स्क्वायर, मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, हमें ऑलरेडी दे के रखा है। वो आंसर आता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमने डेफिनेशन देखा, फॉर्मूला देखा, उसके बाद में उसकी वैल्यू कितनी होती है वो देखा। अभी हम देखेंगे कि हाँ, और एक फॉर्मूला देखो, जी जो है gm/r² है, मास किसका है, अर्थ का है, रेडियस किसका है, अर्थ का है, और ये जो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो मैं बता रहा हूं कि समझो इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लेके आया, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, तो इस ऑब्जेक्ट पे भी कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा 9.8, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में देखो ऑब्जेक्ट का कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट के मास पे, ऑब्जेक्ट के साइज पे और ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रॉपर्टी पे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ऑब्जेक्ट के रेडियस पे, ऑब्जेक्ट के मास पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कुछ भी असर नहीं पड़ता, या फिर उल्टा ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा लो, कितना भी छोटा लो, उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अर्थ, ठीक है। ये अर्थ के लिए निकाला है हमने। अगर हम अलग अलग प्लैनेट्स के लिए निकाले, देखो अलग अलग प्लैनेट्स का मास अलग अलग होता है, अलग अलग प्लैनेट्स की साइज अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या है, अलग अलग प्लैनेट का एम अलग, अलग अलग प्लैनेट्स का आर अलग। जी तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग प्लैनेट का मास अलग होता है, रेडियस अलग होता है, तो अलग अलग प्लैनेट के लिए जी का वैल्यू अलग अलग। फॉर एग्जांपल मून लो, मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1 पॉइंट समथिंग है, हमारा क्या है 9.8 है। तो मून पे जो अर्थ का मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ के 6 गुना कम है, मतलब इसको 6 से डिवाइड कर दो तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम लगता है ऑब्जेक्ट पे, इसलिए मून पे जो आदमी लोग अगर कोई जाता है तो उनको चलने में दिक्कत होती है, वो हमारी तरह ऐसे सीधे सीधे नहीं चल सकते, उनको ऐसे जंप कर करके जाना पड़ता है, या फिर उनको सीधा ही जाना होता है। वो अपने आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से वैसे जंप कर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। अभी हम देखेंगे कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, ठीक है। चलिए वो देखते हैं।
दोस्तों हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ का जो है वो फॉर्मूला तो देख लिया। क्या है? g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें मास होता है कैपिटल M जो होता है मास ऑफ द अर्थ और कैपिटल R जो होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। अभी रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब क्या? अर्थ को हमने एकदम बिल्कुल क्या मान लिया है? यूनिफॉर्म स्फीयर मान लिया है। क्या मान लिया है? यूनिफॉर्म स्फीयर। लेकिन अर्थ के सरफेस देखो, फिर इसके हिसाब से यूनिफॉर्म स्फीयर अगर मानेंगे तो देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, यहाँ पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे भी रखो, इस ऑब्जेक्ट को उठा के आप यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? कैपिटल आर ही रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दो, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच में का जो डिस्टेंस कितना रहेगा? कैपिटल आर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो, कितना आएगा? वही आएगा कैपिटल आर। तो अगर अर्थ को हमने क्या माना? एकदम यूनिफॉर्म स्फीयर, मतलब एकदम क्रिकेट के बॉल जैसा स्फीयर अगर माना, उस फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल की तरह अगर उसने अर्थ का शेप माना, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे किधर भी रखो, ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे किधर भी रखो, हमें क्या मिलेगा? आर कांस्टेंट मिलेगा। आर क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट ही रहता है, करेक्ट है। और ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है नहीं। प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्यों नहीं है? देखो, पहला पॉइंट है हमारा चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर अर्थ को यूनिफॉर्म स्फीयर माना तो अर्थ के सरफेस के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा थ्योरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? अर्थ का जो शेप है ऐसा स्फेरिकल नहीं होता है। अर्थ का जो शेप है स्फेरिकल नहीं होता है। अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल ना। अर्थ का सरफेस, अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं होता है। अगर अर्थ स्फेरिकल नहीं रहेगा तो अर्थ का रेडियस कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अर्थ के लिए रेडियस ही नहीं रहेगा। देखो, अर्थ का शेप रियल में कैसा है? अर्थ जो है वो फ्लैट है। कहाँ पे? पोल्स पे। दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। पोल्स पे क्या है? फ्लैट है। और बल्ज है। बल्ज कहाँ पे? इक्वेटर पे। कद्दू मालूम है, कद्दू की तरह उसका शेप होता है। तो देखो, मैं ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। अर्थ का जो साइज होता है ना, वो शेप जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये पोल्स पे इतना भी नहीं, ठीक है। इन पोल्स पे ऐसा फ्लैट होती है और इक्वेटर पे ऐसी बल्ज हो जाती है। बल्ज हो जाती है मतलब ऐसे फूल जाना, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इक्वेटर है और ये जो वर्टिकल लाइन है वो एक्सिस है। एक्सिस मतलब दोनों पोल्स में से जाने वाली लाइन है। नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पोल्स पे फ्लैट होती है, ठीक है। और इक्वेटर पे अर्थ क्या होती है? बल्ज होती है। कद्दू जैसा शेप होता है अर्थ का। अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होती है। अगर स्फेरिकल रहता ना तो आर कांस्टेंट रहती, ठीक है, रेडियस कांस्टेंट रहती। इधर कद्दू जैसा शेप है मतलब रेडियस है ही नहीं। तो समझ के चलो, जब अर्थ पोल पे होगी, किसी भी पोल पे, यह अभी है उस कद्दू का सेंटर, मतलब अर्थ का सेंटर। इस अर्थ के सेंटर से इस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी यहां से ऐसे आती जाएगी इक्वेटर की तरफ, कहां पे आ जाएगी? इक्वेटर की तरफ। तो इक्वेटर की तरफ आते आते धीरे धीरे, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट पोल पे था तब डिस्टेंस कम था। तब डिस्टेंस क्या था? कम था, ऑब्जेक्ट का सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस पोल से खिसकते हुए इक्वेटर की तरफ आने लग जाएगा, वैसे वैसे देखो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया।
तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ेगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से देखो gm/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ा, r बढ़ा। इस केस में मास तो कांस्टेंट रह रहा है अर्थ का, g तो कांस्टेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, r बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। कैपिटल R मतलब अभी रेडियस नहीं है, कैपिटल R मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको रेडियस बोलने की गलती नहीं करना, कैपिटल R होता है डिस्टेंस। तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ेगा और डिस्टेंस का स्क्वायर है और वो भी नीचे है, तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा g का वैल्यू क्या होते जाएगा, g का वैल्यू कम 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 होते जाएगा। तो मतलब क्या है, अर्थ के सरफेस पे भी अगर हम किसी बॉडी का पोजीशन चेंज करते जाते हैं तो भी तभी भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होते जाती है, वो चेंज होते जाती है। तो मुझे बताओ, जो पोल है उस पे रेडियस कम था, सॉरी रेडियस नहीं, डिस्टेंस कम था। तो डिस्टेंस कम होने के कारण g की वैल्यू ज्यादा थी। तो पोल पे मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इक्वेटर, इसको मान लेता हूं मैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर क्या होता है, मिनिमम। इसका वैल्यू है 9.8 कुछ है, मैं आपको देख के बताता हूँ। ठीक है, 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है पोल्स पे। जैसे जैसे पोल्स से इक्वेटर की तरफ आने लग जाता है r बढ़ जाता है, फिर r² भी बढ़ जाएगा और डिनोमिनेटर में होने के कारण ये फ्रैक्शन कम हो जाएगा, तो g का वैल्यू कम हो जाएगा। तो जब इक्वेटर पे बॉडी आ जाएगी यहाँ पे, तो इक्वेटर पे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, मिनिमम होगा, और वो होता है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे ही क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो सकता है। और किसकी वजह से है, क्योंकि अर्थ जो है वो अर्थ एक्जेक्टली स्फेरिकल नहीं है। पोल पे वैल्यू ज्यादा होता है क्योंकि r कम होता है, इक्वेटर पे वैल्यू मिनिमम होता है क्योंकि r मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। करेक्ट है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होता है, चेंजेस अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप। तो ये समझ में आ गया होगा पहला फैक्टर कि अर्थ का जो शेप है उसकी वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा फैक्टर है जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे इफेक्ट करता है और है हाइट। ठीक है, हाइट कहाँ से, तो हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ से मेजर करेंगे हम, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ है, ये सेंटर है, कितना अर्थ का रेडियस है। अभी स्टार्टिंग में मान लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे, ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे। तो अर्थ सरफेस पे है इसलिए हाइट क्या है, हाइट है 0। ठीक है, तो अभी अर्थ का सेंटर और ऑब्जेक्ट का सेंटर, इनमें का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R जितना है। ये छोटा सा हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, छोटा सा डिस्टेंस। ठीक है, तो R मतलब डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R जितना। ठीक है, अभी देखो बाद में क्या किया, वही अर्थ है अभी, और इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी ज्यादा ऊपर हाइट पे हम लेके गए। तो ये हाइट जो है वो निग्लेक्ट करनी जितनी छोटी है ना, ये जो थी, ये तो चिपका हुआ था तो हाइट नहीं था, मतलब 0 ही था। ठीक है, अर्थ सरफेस का हाइट, अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 0 था। लेकिन यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, और यहाँ से यहाँ तक अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h। तो मुझे बताओ, अभी जो डिस्टेंस है किसके किसके बीच का, ऑब्जेक्ट का सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है अभी वो बढ़ गया। कब, जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाता है। और g का फॉर्मूला देखो, gm/, में फिलहाल कैपिटल R की जगह पे यूज करता हूँ स्मॉल r। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो स्मॉल r जो था पहली केस में, अभी स्मॉल r मतलब मान लो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो पहली केस में
अर्थ का सेंटर और ऑब्जेक्ट का सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? आर था, कम था। मतलब पहली केस में आर क्या है? कम है। आर कम है तो जी ज्यादा है, आर कम है तो जी ज्यादा है। लेकिन दूसरी केस में जब ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पे लेके जाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो अर्थ का सेंटर और ऑब्जेक्ट का सेंटर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। आर बढ़ गया तो जी क्या हो गया? फिर जी कम हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है इफ हाइट इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अर्थ तो उतनी ही है, अर्थ का मास तो उतना ही है। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, मास उतना ही है, जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन पहले आर कम था, पहले डिस्टेंस कम था, बाद में आर क्या हो गया? बाद में आर जो है वो बढ़ गया। वो होने के कारण क्या हो गया? हाइट अगर बढ़ता है तो तुम्हारा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज हो जाता है। तो बॉडी को हम किस पोजीशन पे रख रहे हैं? अर्थ सरफेस पे हो या फिर अर्थ के ऊपर कुछ तो हाइट पे हो। जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम कम होते जाएगा। तो इस तरह से हाइट जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे इफेक्ट करती है। ठीक है, अभी हाइट का हो गया, अभी हम देखेंगे डेप्थ का। देखो, चलो ये ध्यान में रखना चाहिए था। हाइट अगर इंक्रीज होगी, मैं वापस लिखता हूं, हाइट अगर इंक्रीज होगी तो जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तीसरा फैक्टर है डेप्थ वाला, चेंज विथ डेप्थ। ठीक है, डेप्थ मतलब अभी अंदर जाना। ठीक है, अर्थ सरफेस है, पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था? अर्थ के इधर था, तो फॉर्मूला जी का बन गया। ये क्या था? अर्थ का सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। तो हो गया, ये फॉर्मूले के हिसाब से जी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अभी ध्यान से सीखना। अभी क्या है? अभी हम जा रहे हैं अर्थ के अंदर। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। अभी इस अर्थ से खुदाई कर करके हम बॉडी को यहाँ पे लेके आए, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आए। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आए तो आपका क्या हो जाएगा? कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन देखो इसमें कहता है, या फिर आपका परसेप्शन क्या हो जाएगा कि आर पहले ज्यादा था, अभी आर क्या हो गया? अभी आर कम हो गया। अगर आर कम होता है तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल बात क्या है? गलत है। ये बिल्कुल बात क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। क्यों? मैं बताता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था, ठीक है, तो जो अर्थ है, अर्थ पूरी की पूरी किसके नीचे थी? ऑब्जेक्ट के नीचे थी। मतलब क्या है? ये पूरी अर्थ ऑब्जेक्ट पे किस दिशा में फोर्स लगा रही थी? तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, उसी को पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलना। तो पूरी अर्थ ऑब्जेक्ट के नीचे थी, तो पूरा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या था? नीचे की तरफ था। ठीक है, अभी खुदाई करते करते हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के नीचे ले आए। ठीक है, तो आर तो कम हो गया, आर कम हो गया तो जी बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमारा कंसेप्शन होता है, लेकिन वो ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो है अर्थ के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ के ये ऑब्जेक्ट के ऊपर भी तो अर्थ है थोड़ी सी। देखो यहाँ पे ऐसा जाओ, ऑब्जेक्ट जब इधर है, ऑब्जेक्ट को खुदाई करते करते तुम नीचे लेके आ गए, लेकिन अर्थ के जो खुदाई का एरिया है उसके अलावा इधर और इधर मैटर प्रेजेंट है, अर्थ प्रेजेंट है। तो क्या करेगी? जो इस ऑब्जेक्ट को, चलो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को नीचे लाके अर्थ को क्लोज कर दिया, ऑब्जेक्ट को दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो जो है नीचे खींचने वाला, और ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला जो मैटर रहेगा वो क्या करेगा? बाकी उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचेगा। तो हमारा जो डाउनवर्ड वाला एक्सेलरेशन है, पहले पूरा का पूरा फोर्स डाउनवर्ड था, तो पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या था? डाउनवर्ड था। ठीक है, जो एक्चुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन अभी इधर देखना,
इस ऑब्जेक्ट पे दो तरह के फोर्स लगते हैं। ये ऊपर वाला मैटर उसको ऊपर खींचेगा और नीचे वाला मैटर उसको नीचे खींचेगा। तो नीचे वाला फोर्स तो ऑफकोर्स ज्यादा होगा, वो ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ तो फोर्स जो है ऊपर वाला फोर्स कुछ तो माइनस कर देगा। देखो पहले 10 था फोर्स नीचे वाला, अभी इधर कितना हो जाएगा, 10 में से कुछ ना कुछ फोर्स माइनस हो जाएगा। फोर्स कम हो गया, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स कम हो गया, क्यों कम हुआ, क्योंकि मास कम हो गया। ठीक है, अब इस पे देखो, ये जो है अर्थ का जो मास था, पहले पूरा का पूरा मास उस बॉडी को नीचे खींचता था, लेकिन अभी पूरा का पूरा अर्थ का मास बॉडी को नीचे नहीं खींच रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, अर्थ का बाकी का मास बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो अर्थ का जो डाउनवर्ड वाला नीचे की तरफ खींचने वाला जो मास है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसको पूरे अगर कंसेप्ट को हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें ऐसा मिलता है कि अगर हम डेप्थ बढ़ाते जाते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट को और नीचे 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 लेके जाते हैं, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे नीचे जाएगा ऊपर खींचने वाला फोर्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे आ गया, तो देखो इसके ऊपर कितना ज्यादा मटेरियल आ गया, इतना मटेरियल आ गया। ठीक है, सारे तरफ से फोर्स लगता है वैसे तो। ठीक है, तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, नीचे वाला कम होते जाएगा। नीचे वाला फोर्स कम होते जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो कम होते जाएगा। तो सिंपल भाषा में समझ के रखो, हाइट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। फिर से अगर डेप्थ बढ़ेगा तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि मास जो नीचे खींचने वाला मास है ना वो कम होते जाता है। रेडियस तो कम होता है, लेकिन उसी के साथ साथ मास भी कम हो जाता है, और उसका जो फाइनल रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो क्या मिलता है हमें, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। और जब बॉडी अर्थ के सेंटर पे से नीचे 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 बॉडी को यहाँ पे अर्थ के सेंटर पे लेके गए, अर्थ के सेंटर पे अगर लेके गए तो R 0 हो जाना चाहिए, R 0 हो जाना चाहिए, तो G क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। जब सेंटर पे आता है तो मास भी 0 हो जाता है, क्योंकि ऊपर खींचने वाला फोर्स और नीचे खींचने वाला फोर्स इक्वल हो जाता है, टोटल फोर्स 0 हो जाता है। टोटल फोर्स 0 हो जाने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है। तो सीईटी में पूछते हैं 11th-12 में कि G एट सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है, वो होता है 0 होता है। ठीक है, ये जो दोनों तीनों कंसेप्ट है, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज विद हाइट, चेंज विद डेप्थ, ये पूरे डिटेल में आपको 11th स्टैंडर्ड में आएंगे फॉर्मूले के साथ कैसे कम होता है। ठीक है, अभी आपको खाली इतना ही देखना है कि अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ में क्या पोल पे ज्यादा होता है G, और इक्वेटर पे कम होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा G कम कम होते जाएगा, और बाकी का जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा तभी भी G क्या होते जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए फैक्टर्स। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस, तो अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास और वेट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अभी तक कोई लोगों को लगता होगा कि मास और वेट एक ही होता है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मास एक अलग क्वांटिटी है, वेट एक अलग क्वांटिटी है, दोनों के यूनिट्स अलग है, दोनों के मतलब अलग है। तो पहले हम क्या करते हैं, मास के बारे में बोलते हैं। ठीक है, मास जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा है, कितना मैटर भरा हुआ है, उसके जो प्रमाण है, उसका जो प्रमाण है उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास का मतलब जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी। इसमें गिनते हैं मास को किलोग्राम में। मास का मतलब समझ के चलो, मास को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, मास को मेजर करने के लिए अलग लगता है। देखो, जब डॉक्टर हमें जब किसी भी चेकअप के लिए हमें जो मशीन होता है जो हमारा वेट मेजर करता है, उस पर खड़े रहने को बोलता है, तब हम हमारा मास नहीं मेजर करते, तब हम हमारा क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। और वेट और मास में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मास का पढ़ते हैं। मास मतलब क्या, किसी के बॉडी के अंदर कितना मैटर है, बस किसी भी बॉडी के अंदर
कितना मैटर भरा है, उसको क्या बोलते हैं हम, उस बॉडी का मास बोलते हैं। मास को किस में मेजर किया जाता है, मास को केजी में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। तीसरा जो मास है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें जब जाएंगे अभी इसमें वेट में, वेट जो है वो है एक फोर्स है, वो क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। देखो हम जब डॉक्टर हमें बोलते हैं उस मशीन पे खड़े होने के लिए, हमें मालूम नहीं रहता, लेकिन हम हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर हमेशा लगते रहता है, चाहे हम सो रहे हो, हम खा रहे हो, हम टहल रहे हो इधर उधर, हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम करता है। तो जब हम उस वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो वो वेइंग मशीन हमारा मास नहीं मेजर करता है, वो वेइंग मशीन इतना मेजर करता है कि उस पे कितना फोर्स लग रहा है। हम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही इन टर्न जो वेइंग मशीन का सरफेस होता है उस पे लगता है। तो वेइंग मशीन हमें केजी में जो बताता है हमारा वेट, तो वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर, और वेट क्या है, फोर्स है, किस पे लगने वाला, बॉडी पे। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसका यूनिट केजी है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इसकी वजह से जो यूनिट था मास का केजी है, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। उसकी बाद में थर्ड डिफरेंस जो है, अभी वेट क्या है, फोर्स है, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, अभी बोला मैंने, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट भी जो है, वेट भी कौन सी क्वांटिटी है, वेट भी है वेक्टर क्वांटिटी। तो ठीक है, और कुछ है, हाँ और कुछ है। देखो जो मास होता है ना, वो मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मास आप कहीं पे भी जाओ, आप अर्थ पे रहो, अर्थ से ऊपर किसी हाइट पे जाओ, दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, तीसरे पे चले जाओ, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में आप कहाँ भी चले जाओ, मास जो है आपका वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो वेट है वो वेट क्या होता है, वेट वेरीज, और इसके लिए सिंपल वर्ड यूज करना, वेट चेंजेस। देखो जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे, जो वेट होता है, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg, ठीक है। m मतलब मास, और उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने अभी देखा कि अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होता है, और मून के लिए अलग होता है, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, सबके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग। और वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो चेंज होते जाएगा। अर्थ के ऊपर किसी हाइट पे जाओ, अर्थ के नीचे घुस जाओ, अर्थ के सरफेस पे ही इधर उधर घूमते रहो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होते रहता है, चेंज। और वेट है m इंटू जी, मास नहीं चेंज हो रहा लेकिन जी चेंज हो रहा, तो एक प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, तो वेट चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो वेट होता है ना, तो वेट चेंज हो सकता है, वेट चेंज हो सकता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, ये जो है हमारे डिफरेंसेस है किसके किसके बीच में, मास और वेट के बीच में। अगर इनसे और कोई ज्यादा हमें डिफरेंसेस मिलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। क्या देखा हमने, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा, उस पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर है वो हमने देखे। उसके बाद में मास और वेट के बीच का डिफरेंस देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।